दैनिक भास्कर की एक सीनियर रिपोर्टर जिनका नाम पूनम कौशल है, दरअसल उन्हें एक टास्क दिया जाता है रिपोर्ट करने के लिए। ब्लैक बोर्ड के लिए एक कहानी ढूँढ रही थी। कहानी ढूँढने के लिए उन्होंने एक महिला से संपर्क किया। कई बार फ़ोन किया लेकिन वो महिला तैयार नहीं हो रही थी बातचीत करने के लिए। उन्होंने कहा कि जब मैं इस मुद्दे पर बात करती हूँ तब मेरा ज़ख्म हरा हो जाता है। बस अब मैं थक चुकी हूँ, अब नहीं। लेकिन रिपोर्टर ने जब रिक्वेस्ट की तो आखिरकार वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखी जाती है कि वो अपने घर पर नहीं मिलना चाहते, बल्कि एक ऐसी जगह पर मिलना चाहेंगे जहाँ पर उनके बच्चे, जहाँ पर ऐसे लोग ना हों जो उन्हें जानते हों। आखिरकार मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की जो डोर है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है, जी चाहता है कि कभी भी इस डोर को तोड़ दिया जाए। दरअसल वो अपनी ज़िंदगी से कुछ इस तरह से हार मान जाते हैं। वो कहते हैं कि जो बड़ी बेटी है वो दिल और दिमाग और शरीर से पूरी तरह से टूट चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। जिस दिन से उनके घर में ये वारदात हुई है, उस दिन के बाद से पति छोड़कर चला जाता है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है और लड़के स्वस्थ नहीं रहते, काम मिलता नहीं है और लोगों के ये ताने हैं कि जो जो लोगों के ताने हैं वो हर दिन इतना दर्द देते हैं, तकलीफ़ देते हैं कि आखिर करें करें तो क्या करें? इस ब्लैक बोर्ड पर जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, जाना, तो इसके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिरकार उस महिला का दर्द क्या है? तो दरअसल आज की कहानी के माध्यम से उस महिला के दर्द, तकलीफ़ को जानने की कोशिश करते हैं, जिसने उसके बेटे को दर्द दिया था। वो कोर्ट से बाहर हैं क्योंकि कोर्ट ने उनको ज़मानत दे दी है शायद, और मामला आज भी कोर्ट में विचाराधीन है और इस बात को 9 साल का समय बीत चुका है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं देव सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का एक गांव लगता है सलेनपुर। सलेनपुर का जंगल, जो चारों तरफ खेत होते हैं, वहाँ पर एक कुआँ था। दरअसल बात कर रहा हूँ 6 दिसंबर 2015 की सुबह लगभग 8 बजे का वक्त हो रहा था। कुएं के पास एक बालक था जो टहल रहा था और उस बालक को कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी। वह डर जाता है, उसे लग रहा था कि शायद कुएं के अंदर कोई भूत है, इसलिए वो ये वहाँ से भागता हुआ, चीखता हुआ जाता है। पास में ही शायद उसके चाचा थे। चाचा से जाकर कहता है कि चाचा जी, कुएं के अंदर से कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बात क्या है। जैसे ही उसके चाचा ने ये बात सुनी, चाचा दौड़ते हुए कुएं के पास जाते हैं और उन्होंने कुएं के अंदर जब झांक के देखा तो देखते क्या है कि उसके अंदर एक लड़की पड़ी हुई थी जो दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कराह रही थी। अब उनको रहा नहीं जाता है क्योंकि फिर वो जितनी ज़ोर से चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, उनने चिल्लाया। उनकी आवाज़ नज़दीकी गाँव तक पहुँचती है, वहाँ से कुछ लोग आते हैं। उसके बाद उस लड़की को कुएँ में पड़ा हुआ देखकर, क्योंकि वो 30 फुट से गहरा 30 फुट से ज़्यादा गहरा वो कुआँ होता है, उसमें पानी भी होता है, उसमें एक लड़की पड़ी होती है और वो दर्द से बहुत बुरी तरह से कराह रही थी। आखिरकार ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उस लड़की को जैसे ही बाहर निकाला, पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। देखते क्या है कि लड़की के सीने पर और लड़की के पीठ पर 2 गोलियां मारी गई थीं, जिसकी वजह से वो खून से लथपथ थी। ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी, जीना चाहती थी, इसलिए कोशिश कर रही थी और उस कुएं में पड़े-पड़े उसको 12 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था। आखिरकार करें तो क्या करें? ग्रामीणों ने तुरंत ही उस लड़की को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने उस लड़की को एक एक यथार्थ हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर एडमिट कराते हैं और जैसे ही वह यथार्थ हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, तो डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो रहा है, भगवान का शायद ये कोई करिश्मा होगा कि ये लड़की बची हुई है, क्योंकि 2 गोली लगने के बाद भी ये ज़िंदा है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन उस लड़के का प्राथमिक उपचार किया जाता है। उसके बाद उसको दिल्ली की अपोलो हॉस्पिटल में रेफ़र किया कर दिया जाता है और रेफ़र करने के बाद इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिरकार
उस लड़के को होश आए वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या हुआ है उसके साथ, इसके पीछे की कहानी वो बता सके। दरअसल जब उस लड़की को कुछ वक्त के बाद जब होश आता है तब लड़की बात करती है, कहती है दिल्ली के उत्तम नगर की वो रहने वाली है। उसके परिवार में उसके पिता हैं, माता हैं, उसकी एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई है। कुल मिलाकर घर में 5 सदस्य हैं। ज़िंदगी सब कुछ ठीक चल रही थी, लेकिन 22 नवंबर 2015 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त था। ये घर से ये आदेश था कि दूध लेकर आओ। वो दूध लेने के लिए जब घर से निकले तो कुछ दूर चलने के बाद पार्किंग के पास एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी के बाहर कुछ 1-2 लोग खड़े हुए थे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, उस लड़की के मुंह पर कुछ रखा और रखने के बाद उस लड़की की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 13 या 14 साल के आसपास थी। जैसे ही उसके मुंह पर कुछ रखते हैं वो लड़की बेहोश हो जाती है। गाड़ी के अंदर उसको डाल लिया जाता है और जब उस लड़की की जब आँख खुलती है तो वह ग्रेटर नोएडा का दुगलपुर एक इलाका है, वहाँ पर एक फार्म हाउस होता है। उस फार्म हाउस के आसपास शायद कोई घर, कोई मकान और अन्य कोई चीज़ें नहीं थी, ना ही आसपास कोई आदमी दिखाई दे रहा था। उस लड़की की जब आँख खुलती है तो 24 24 साल से 35 साल के 3 व्यक्ति होते हैं और तीनों व्यक्ति उस लड़की के शायद होश में आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आराम से बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे, खाना खा रहे थे और जब उन्हें लगता है, मौका मिलता है तो उस लड़की को फिर वो नोचना शुरू कर देते हैं। उस लड़की ने रहम की भीख मांगी, चीखी, चिल्लाई, लेकिन शायद उसके चीखने की आवाज़ें ना तो उन दरिंदों के आवाज़ कानों तक पहुंच रही थी, ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के कानों तक पहुंची जो उसे शायद बचाने की कोशिश करता। और उस लड़की के साथ वो तीनों मिलकर, बल्कि बताया जाता है कि उसके साथ बारी-बारी से गैंग रेप किया जाता है। उस लड़की ने खूब रो कर बताया कि वह गरीब परिवार से है, उसे जाने दिया जाए। उसकी मम्मी, उसके पापा, वो सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। जब लड़की उधर दूध लेकर नहीं पहुंचती है तो उसके माँ बाप नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, बताते हैं कि बेटी सुबह घर से दूध लेने निकली थी लेकिन लौटकर वापस नहीं आई है। माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था, पिता भी बहुत परेशान था, छोटे भाई बहन थे, वो भी अपने बहन को और बिखरे हुए परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। इधर इस लड़की के साथ जो हो रहा था वो बहुत भयानक हो रहा था। जब उन्हें मौका मिलता था तब उस लड़की को वो नोचना शुरू कर देते थे। उस लड़की के साथ वो गंदा घिनौना कृत्य करते थे। 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, इस तरह से दिन बीतने लगते हैं और उनमें एक तरह से कंपटीशन पैदा हो जाता है कि कौन ज़्यादा बार गंदा काम करेगा। धीरे धीरे करके 13 दिन बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। 13 दिन लड़की के साथ हर वक्त, हर मौके पर उसका गैंगरेप हो रहा था और वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। जब ये यहाँ से निकलते थे तो निकलने के बाद जैसे कि रोटी पैक करा के आना या शराब लेकर आना या कुछ ऐसी खाने पीने की वस्तुएं लेने जाना, तब उस फार्म हाउस को पूरी तरह से पैक कर दिया करते थे, बंद कर दिया करते थे, ताकि उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर न जा सकें और कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई इंसान उस तक पहुंच ना पाए, उसको बचाने के लिए पहुंच ना सके। लेकिन 5 दिसंबर 2015 की शाम का वो वाक़या है। जैसे ये लोग आते हैं, शराब पी रहे थे, इसी बीच में वो उस घर को बंद करना भूल जाते हैं और लड़की को जैसे ही मौका मिलता है वह उस घर से निकलकर भाग जाती है। जैसे लड़की भागती है, इन तीनों को पता चल जाता है। उसके बाद ये उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लड़की आगे आगे थी, वह पीछे पीछे होते हैं। चारों तरफ खेत ही खेत थे, जंगल था, लेकिन कोई बचाने वाला, उसकी आवाज़ों को सुनने वाला कोई था नहीं। इसी बीच में 2 गोलियां चलती हैं।
पहली गोली लड़की की पीठ में लगती है, तो उसके बाद लड़की गिरती है। फिर गिरने के बाद एक और गोली लग जाती है, एक पीठ में और एक सीने में, 2 गोलियां लग जाती हैं लड़की को। सलेनपुर का वो इलाका था, वहीं पर एक खेत में ये हुआ होता है। वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ शायद गांव तक पहुंच नहीं सकती थी, इसलिए उस लड़की को उन लोगों ने मरा हुआ समझकर, क्योंकि वो चाहते थे अगर ये लड़की पकड़ी गई, अगर ये लड़की बाहर जाती है तो उनका नाम पता खुल जाएगा और उनके चेहरे ये पहचान चुके थे, इसलिए उनने उस लड़की को उठाकर उस कुएं में डाल देते, जो 30 फुट गहरा वो कुआं होता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिसको बचाने वाला ऊपर वाला होता है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस लड़की को यह लड़की कुएं में गिर जाती है, इसको चोट भी आती है और साथ ही इसके सीने और कब्र पीठ में जो गोली लगी होती है, जब वह देखती है कि यहाँ से सब जा चुके हैं, यानी कि अब कोई आवाज़ नहीं थी, कोई किसी तरह की आहट नहीं थी, वो वापस आने वाले नहीं थे, तब उस लड़की ने रात के 9-10 बजे के बाद चीखना और चिल्लाना शुरू किया है। लेकिन उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें किसी तक पहुंच नहीं रही थी। लेकिन जब सुबह दिन निकलता है, 6 दिसंबर 2015 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक बालक उस कुएं के इर्द गिर्द टहल रहा था। वो बालक उन चीखों को, उन दर्द की कराहने की आवाज़ों को समझ रहा था कि कोई भूत है। लेकिन उसने अपने चाचा को जाकर यह बात बताई, तो उन्होंने यह देखा, उस लड़की को बाहर निकालते हैं, FIR दर्ज होती है और फिर उस लड़की के माध्यम से उन आरोपियों तक भी पहुंचा जाता है, उन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेजा जाता है। लगातार 9 साल तक की ये मामला चल रहा है। बताते हैं कि हाल ही में दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 29 अगस्त 2024 को। उस रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चलता है कि कई साल बीत जाने के बाद भी अभी भी इस मामले में उन आरोपियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। मामला अभी विचाराधीन चल रहा है और उन आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद इस लड़की के जो पिता होते हैं, उस लड़की के पिता ने अपनी ही पत्नी पर और अपनी ही बेटी पर कई तरह के आरोप लगाए। कहा कि शायद बेटी की ही गलती रही होगी, इसलिए वह छोड़कर किसी दूसरी महिला के साथ चला जाता है और माँ अपने 3 बच्चों के साथ रह जाती है। माँ के पास कुछ कराने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए दूसरों के घरों में मेहनत करना, मजदूरी करना और साथ ही बर्तन मांजना या खाना बनाना, इस तरह के काम करती थी। लेकिन जितने पैसे थे, बच्चे उतना ही पढ़ पाए। 8वीं क्लास तक बच्चे पढ़ पाते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और माँ वो हर दिन इंतज़ार करती है कि कब उन आरोपियों को, उन दरिंदों को सज़ा मिल सके, क्योंकि बेटी का शायद ही ऐसा कोई दिन निकलता होगा जिस दिन बेटी के उस घटना के सोचकर आंसू ना निकलते हों। वो बेटी जब रोती है तो उसकी जो माँ है, माँ के कलेजे में एक तरीके से तीर से चलते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने बेटे को ना इंसाफ दिला सकी ठीक से, और ना ही उन दरिंदों को सज़ा दिला सकी, और ना ही अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकी। इसलिए दैनिक भास्कर की रिपोर्टर के सामने वह जब बताती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और साथ ही उसका दिल भी रोने लगता है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि हमारे भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो वाकई अजीब किस्म की है। इसमें कई लोग, अपराधी जो होते हैं, वो आराम से बचकर निकल जाते हैं और कई बेकसूर ऐसे होते हैं जो सालों साल जेल में सड़ते रहते हैं। शायद कैसी कानून की व्यवस्था है, कितने लोग हैं ऐसे जो आज भी न्याय के लिए भटकते हैं, जैसे कि ये एक माँ भटक रही है।
पता नहीं कब जाकर इसके न्याय की उम्मीद पूरी होगी नहीं होगी। इसलिए सरकार को कानून में कुछ इस तरह के बदलाव कर देने चाहिए, जिससे कि जुर्म साबित होते ही कम से कम समय में उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके और वह कभी सलाखों से बाहर ना आ सके।